और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो बताइए आपका रिसर्च क्या कहता है? एग्जैक्टली मालिका में लिखा हुआ है और वो अब होने वाला है। अभी जो हो रहा है वो ट्रेलर भी नहीं है, और फिर जो असली ट्रेलर जो शुरू होगा। अगर ये ट्रेलर इतना भयंकर है तो असली मूवी या असली युद्ध कितना भयंकर होगा। यानी दुनिया में इन 2.5 महीनों के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ जाएगी। और 29 मार्च 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। मालिका के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। तो यानी कि रूस के साथ 10 देश हैं, 5 देश मुस्लिम देश हैं। तो रूस जो है वो ये युद्ध जो जीतेगा ही वॉर में आखिरी अटैक करने वाला युद्ध है। रूस के लिए बाएं हाथ के खेल है एक दिन में इंग्लैंड को खत्म कर देना। एशिया को चारों तरफ से घेर लेंगे, जो दुश्मन घेर लेगा, चाइना, पाकिस्तान और जो कंट्री है। उसके बाद जो होगा वो काफी जो है वो इंटरेस्टिंग है कि रशिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म वो हिंदू धर्म है। भारत जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा और चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे। इस युद्ध का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हो पाएगा। देश विदेश टेक्निक खबर देखा चाहूंटे कि ताहले डेरी कहीं आज ही डाउनलोड करंतु रितम ऐप। वीडियो रो डिस्क्रिप्शन को जानतु एवं लिंक रे क्लिक करी डाउनलोड करंतु एवं हाथ टिपरी पांतु फटाफट अपडेट। नमस्कार दर्शक बंधु, मु सत्य। दर्शक बंधु पूर्व आपण गोटे वीडियो बहुत पसंद करथिले आउ से वीडियोटी थिला मालिका रिसर्चर सीनियर जर्नलिस्ट श्री सौरभ कोसिंग। सौरभ कोसिंग के विषय रे जते भी कहले बहुत कम, कहीं ना ओडिशा स्तर रे नुहे सुदूर दिल्ली रे चलीछि मालिकार रिसर्च। सुदूर दिल्ली रे चलीछि मालिका उपरे रिसर्च आउ लेखा चलीछि दिल्ली रे मालिका उपरे गोटे पुस्तक। तबे सौरभ कोसिंग के विषय रे जते भी कहले कम, दीर्घ 20 वर्षर एक्सपीरियंस मीडिया फील्ड रे, आज तक भली राष्ट्रीय चैनल रे तांकर 12 वर्षर एक्सपीरियंस, सीधी बात मध्य प्रोड्यूसर थिले। सेतिक नुहे परभेज मुशारफ हुंतु, बेनजीर भुट्टो हुंतु किंबा वर्तमान भारत प्रधानमंत्री मोदी हुंतु, तांका सहित परिसारजंती अनेक किछि मीडिया इंटरेक्शन। तबे वर्तमान आम सहित ऑनलाइन जोड़ी जंती दिल्ली रू श्री सौरभ कोसिंग। सर स्वागत करता हूं। थैंक यू सत्या जी। और आपका बहुत अच्छा चैनल है जो सत्या भांजा नाम से जो है, और मेरे ख्याल उड़ीसा में तो काफी नाम है आपका। और मैंने ये भी सुना है कि मतलब आपके बारे में वहाँ न्यूज़पेपर्स में भी छपा है। और मालिका का ज्ञान जो पूरे विश्व में अब जो फैलने जा रहा है, उसमें जब भी आगे जब सब कुछ घटनाक्रम हो जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा सराहा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर आपका कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं है। हम तो यहाँ पे उड़ीसा में बैठे हैं और उड़ीसा में जो दस्तावेज है उसको हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप तो सर दिल्ली में बैठे हैं और जितने भी सारे दस्तावेज हैं जो उड़िया में लिखा गया है आपको समझ में आता भी नहीं है, फिर भी आपका रिसर्च वहां पे चल रहा है। तो आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सर वर्तमान की जो स्थिति है, जो युद्ध की स्थिति है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसी के बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन रहेगा। तो बताइए आपका रिसर्च क्या कहता है? देखिए, जब हम इस युद्ध की बात करते हैं तो हमें एक चीज को पहले चेक करना चाहिए कि मालिका में जो लिखा हुआ है या और भी कई ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, और कई भी जैसे कि नॉस्ट्राडेमस और बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस भी सही जा रही हैं। हिंदू पंचांग की प्रेडिक्शन आपने देखा है सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल हो गई है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन इसका क्या है जो एग्जैक्टली मालिका में लिखा हुआ है और वो अब होने वाला है। और तो मैं थोड़ा सा जो है, जो मेरा जो लेटेस्ट जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो वो दर्शक जिनको देखना है वीडियो, वो एंड में एंड स्क्रीन में इस वीडियो के बाद वो प्ले होगा तो वो देख भी सकते हैं। तो उसके कुछ अंश और जो मेरी रिसर्च है, जो मैं हिंदी में किताब लिख रहा हूँ मालिका पे, उसका कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। और मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली ये कैसे जो है होने जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा पहले एस्ट्रोलॉजी के जरिए। तो मैं थोड़ा सा अपना अंश पढ़ रहा हूं जो स्क्रिप्ट का जो है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी।
अभी जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जो है वो मकर राशि में है और अभी वो कुंभ में ट्रांजिट करने वाले हैं। ध्यान देने की बात है कि वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव 29 अप्रैल 2022, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो वक्री होंगे और वक्री होने के बाद वो 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में फिर से आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2.5 महीने का पीरियड है, इसमें हमें क्या दिखेगा? 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक इसमें हमें दिखेगा ट्रेलर, थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर। अभी जो हो रहा है वो ट्रेलर भी नहीं है। अभी तो जो मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है, जिसके बारे में हिंदू पंचांग में लिखा हुआ था, जो सोशल मीडिया में भी कई लोग पढ़ रहे हैं, वायरल हो रहा है और सारे एस्ट्रोलॉजर भी बोल रहे हैं, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं कि 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक, जब तक जो आपका मंगल ग्रह है ये रहेगा मकर में, तो शनि और मंगल की युति की वजह से बड़े विध्वंसक परिणाम होंगे। और आपने देखा है कि सडनली 26 फरवरी के बाद जो है वो युद्ध में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगा था पहले 1-2-3 दिन में कि यूक्रेन पे पूरा कब्जा हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब नेटो भी जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो ये पीरियड भी बहुत क्रूशियल है, जो 26 फरवरी से मैंने जो आपको बताया 7 अप्रैल के बीच में। इसमें आपको ट्रेलर का भी ट्रेलर दिखेगा और फिर जो असली ट्रेलर जो शुरू होगा वो आपका 29 अप्रैल को, जब शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे और तब शुरू होगा। और ऐसा मालिका में ग्रह स्थिति लिखी हुई है कि जब जो जुपिटर वहां पर होंगे ऑलरेडी और शनि जो है वो भी जो उसको जब ज्वाइन करेंगे, तो तब ऐसी जो है वो कंडीशन वो बनेगी। यानी दुनिया में इन 2.5 महीनों के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ जाएगी। शनि इसके बाद 17 जनवरी 2022 को एक बार फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। आप ध्यान से डेट सुनिएगा, 17 जनवरी को शनि का फिर वो मेजर वाला ट्रांजिट होगा। पहले तो वक्री होके पीछे आए, फिर वापस वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि इसके बाद 17 जनवरी 2023 को, यानी कि 2023 को जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक मेजर डिस्ट्रक्शन इसी पीरियड में होगा। इसी पीरियड में जो है आपकी जमकर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। आप ये मान लीजिए कि अभी जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये तो कोई युद्ध भी नहीं है और ये मतलब मैं कह रहा हूं अभी जो हो रहा है वो तो ट्रेलर से भी कम है। ट्रेलर आपको 2.5 महीने का भी दिखेगा इस साल में ही और फिर उसके बाद मेजर युद्ध आपको दिखेगा 17 जनवरी 2023 से। उसके बाद जो है आपका अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2025 तक धरती पर महाविनाश का जो आपका पहला चरण जो है वो हम कह सकते हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद शनिदेव जो है वो 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। इस समय में जो धरती पर जो महाविनाश है और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो अपना सेकंड स्टेज में जाएगा। और उसके बाद जो शनिदेव का जो ट्रांजिट होगा, जो कि 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि जो है वो मेष राशि में रहेंगे और इसी दौरान एक बड़ी बर्बादी के बाद दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर और महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली समराइज किया है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। भविष्य मालिका के मुताबिक बताए गए कलयुग के अंत और महाविनाश के संकेत हम अपने आपको जानते हैं कि हम अपने पिछले वीडियो में तो आपको बता ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर और महाविनाश में क्या होगा। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो नेचर फ्यूरी यानी कि कुदरत का जो कहर होगा। कुदरत का कहर आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा जो है, जो कुदरत के कहर में आपको मालूम है एस्टेरॉइड गिरेगा, अर्थ का एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, बहुत सारी बर्बादी होगी। उसमें 2 सूरज दिखेंगे, वो सारी बातें हैं, है ना। जाटपुर में जाके वेल मछली गिरेगी, वो सब आप मतलब जानते ही, या हम दूसरे किसी वीडियो में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम जो है सीधा वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। एक और जब धीरे धीरे दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी
और वो 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच का होगा। ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस पीरियड में अगले 2-3 महीने में कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है एक्चुअल में होने जा रहा है। और उसके बाद 17 जनवरी 2023 के बाद मालिका के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, अगर आप पहले विश्व युद्ध को भी 6 देखें, साल 6 महीने 6 साल 6 महीने, आप पहले विश्व युद्ध को भी देखिए तो वो 4-5 साल चला था, दूसरा विश्व युद्ध भी 6 साल चला था। तो ये भी न्यूमरोलॉजी वाले जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वो भी कुछ कैलकुलेट करते हैं, कुछ नंबर देते हैं, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन मालिका में क्लियरली लिखा हुआ है कि 6 साल 6 महीने तक जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर चलेगा और 2029 तक धरती पर जो है पूरी तरीके से विनाश जो है जारी रहेगा। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर एक भयावह युद्ध होगा जिसमें धरती में ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो युद्ध रूस और चीन मिलकर शुरू करेंगे, वो लड़ेंगे अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के साथ। तो अब आपको ये देखने की जरूरत है, सबसे पहले अग्रेसर सारा वेस्टर्न मीडिया बता रहा है पुतिन को। ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही थी। नेटो जो है वो क्या कर रहा था, वो रशिया के बॉर्डर के इतने आसपास अपने पोस्ट बना रहा है, रशिया के जो बॉर्डर के आसपास के सारे देश हैं उसको नेटो में शामिल कर रहा है। इतना छोटा सा 15-16 देशों का जो अलायंस था, कंट्री के नंबर्स के हिसाब से देखे तो 30 तक पहुंच गया वो। तो नेटो अल्टीमेटली रशिया को घेर ही रहा था, तो वो क्यों घेर रहा था, किस पर्पज से घेर रहा था? तो वॉर तो होनी थी। अगर आप किसी का गला दबाने की कोशिश करोगे तो वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट करेगा। हाँ अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो जिसका आप गला दबाने जा रहे हो वो कौन है ना? आप जानते हो कि अमेरिका जो है वो इराक में और अफगानिस्तान में तो स्ट्रगल कर गया। ठीक है, उन लोगों से ही लड़ने में 20 साल में अफगानिस्तान में जो है अपनी नाक कटा के गया है प्रैक्टिकली। ठीक है, जी कोई ऑब्जेक्टिव उसका कोई अचीव नहीं हुआ। और इराक में भी हमने देखा था, वियतनाम वाली सिचुएशन हो गई थी, इराक में भी बहुत बुरी तरीके से। और अमेरिका का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट था और अमेरिकन सैनिक जो थे, जो इतने सारे उसमें हैंडीकैप हो गए, उन्हें आज तक उनके इंटरव्यू सब जगह चलते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं हम क्यों गए थे इराक। तो अमेरिका के जो कई सारे सैनिक हैं जिनके अब इंटरव्यूज चलते हैं, वो कहते हैं कि हमने गल्फ वॉर 1 का समझ में आया था कि इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, हम कुवैत को छुड़ाने गए थे। सेकेंड गल्फ वॉर जो है वो क्यों हुई थी, सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, और उसके बाद क्या अचीव हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि उसके बाद ही आईएस बना। आपको मैं बता दूं कि आईएस जो बना है ये सद्दाम की डिसबैंडेड आर्मी थी। जब अमेरिका ने इराक पे कब्जा कर लिया तो उसकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, और वो सारे के सारे लोग जो है उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें बस लड़ना आता था, तो वो इस्लामिक स्टेट को उन्होंने ज्वाइन कर दिया। और फिर उसके बाद सीरिया की प्रॉब्लम हुई, पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया। ये तो आप मतलब जानते ही हैं। तो अभी हमें ये देखने की जरूरत है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं, सारी दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन पे, पर डिफेंस एक्सपर्ट जानते हैं, और जो लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी वो बड़ा चला करके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। वो रशिया यूक्रेन के मामले से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि रूस की 10 देशों के साथ सीक्रेट डील हो चुकी है। और आप ये समझिए कि एक नेटो का अलायंस है 10 देशों का, सॉरी 30 कंट्रीज का, और एक जो रशिया की जो डील हुई है वो 10 देशों के साथ हो चुकी है। तो 30 वर्सेस 11। लेकिन 2, 4, 5 देशों को छोड़ दें, नेटो के देश बहुत छोटे छोटे हैं। और जो दूसरा गठबंधन है, अब मैं आपको रशिया का अलायंस बताने जा रहा हूं। ये वो जो 10 देश हैं जो नेटो और अमेरिका के साथ जो है युद्ध करेंगे आमने सामने। इन देशों में आप देशों के बारे में नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। इन देशों में चीन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और क्यूबा है। और उसके अलावा एक CSTO, एक ट्रीटी है जो रशिया की ट्रीटी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। जैसे नेटो की एक ट्रीटी है, ऐसे CSTO भी है। CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 6 देश शामिल हैं, और ये इन 6 में से 5 देश जो है वो मध्य एशिया के हैं, जो आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है। तो इन 9 देशों, कहने के लिए तो ये तो 9 देश हुए, और एक रशिया हो गया 10। एक देश कहने के लिए न्यूट्रल अभी तक समझा जा रहा था, वो अजरबैजान है। लेकिन अब अजरबैजान की भी डील हो गई है रशिया की मदद करने के लिए। तो यानी कि रूस के साथ 10 देश हैं,
और इसमें से 5 देश, अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये मैं आपको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ, अमेरिका से इसे लेटर ऑन रिलेट करेंगे। 5 देश मुस्लिम देश हैं। रूस और चीन जब नेटो के साथ युद्ध करेंगे तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही होगा, क्योंकि एक तरफ रूस के सैन्य गठबंधन में 11 है और ये 30 है। और मैं आपको बता दूं, ये 11 की लिस्ट भी अब बढ़ रही है, कुछ और देश भी शामिल हो गए हैं और अब इनका नंबर जो है वो 15 प्लस माना जा रहा है। इस युद्ध में, अब जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, इस युद्ध में परमाणु बमों समेत हर तरीके के हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा। रूस का गठबंधन युद्ध में जीत जाएगा, लेकिन रूस को भारी नुकसान होगा। जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जो है पावरफुल है, हमें समझना होगा कि कम्युनिस्ट कंट्री रहा है एक पहले रशिया पास्ट में, और चाइना भी। तो इन लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, ये लोग जो हैं उन चीजों को सीक्रेट रखते हैं, गुप्त रखते हैं, ठीक है। तो अभी शुरुआत में नेटो जैसे घेर रहा था रशिया को, जो पिछले इतने सालों से चल रहा था, तो नेटो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिएक्शन आएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि नेटो को अब पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं हम यूक्रेन में जाके नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे रशियन फोर्सेस मूव हो रही हैं यूक्रेन में, ये मामला यूक्रेन पे नहीं रुकेगा। अब जो है रशियंस डिमांड कर रहे हैं कि पूरे यूरोप से जो है वो नेटो को हटाओ, और रशिया के बॉर्डर के जितने भी नेबरिंग कंट्री है उनमें से कोई भी नेटो का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो रूस जो है वो ये युद्ध जो जीतेगा ही, परमाणु बमों का भी इसमें जमकर इस्तेमाल होगा, और पुतिन ओपनली धमकी दे चुके हैं परमाणु बमों की। और रशिया जो है वो, रशिया और चाइना के बारे में जितना हम जानते हैं वो यूज भी करते हैं। वो एक लंबी लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा, वो उसे क्या गेन होगा कन्वेंशनल लड़ाई लड़के, वो तो सोचेगा कि मैं एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। और न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाए, ये बात सही है कि न्यूक्लियर वॉर में उसका दंश जो है वो हम सबको मालूम है, जो हमने पहले देखा है। न्यूक्लियर वॉर में लोग कहते हैं कि कोई विनर नहीं होता, लेकिन विनर होता है न्यूक्लियर वॉर में भी। जैसा माना जाता है कि पहले किसने न्यूक्लियर अटैक किया ये काउंट नहीं करता है, हमेशा काउंट ये करता है कि आखिरी अटैक किसने किया, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हो सत्या जी? हाँ जी, न्यूक्लियर वॉर में आखिरी अटैक करने वाला जीतता है, पहले अटैक करने वाला उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है जब एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है। तो इसमें जो है, जब न्यूक्लियर वॉर आगे बढ़ती है और जैसा होता है, जो असेसमेंट्स हैं कि अगर मॉस्को में न्यूक्लियर गिर जाए तो कितने लोग मरेंगे, और अमेरिकी संसद में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, न्यूयॉर्क में गिर जाए तो कितने लोग मरेंगे, तो जो एंड में जो निकलता है वो निकलता है, ना कोई इतिहास बताने वाला बचेगा, ना कोई इतिहास सुनने वाला बचेगा। न्यूक्लियर वॉर में एंड में ये होता है। लेकिन तब भी रशिया को न्यूक्लियर वॉर में भी एज है, एक तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा है, उसके साथ चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज आई। चाइना और नॉर्थ कोरिया तो के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही, आप उनके भी जोड़ दीजिए, प्लस उनके पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री है, वो है क्यूबा। क्यूबा जो है, अगर आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ था, मिसाइल क्राइसिस, जिसमें जो है मिसाइल्स लग गए थे रशिया पर। तो रशिया ने मिसाइल्स लगा दिए थे। अमेरिका और रशिया के बीच उस टाइम यूएसएसआर होता था, न्यूक्लियर वॉर होते होते टली थी। तो क्यूबा जो है वो पड़ोसी देश है अमेरिका का, और क्यूबा के लिए रशिया ये कह रहा है कि हम ये इनकार नहीं करेंगे कि हम क्यूबा में अपने वेपन्स नहीं भेजेंगे। अगर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लग जाते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियर अटैक करना भी हो जाएगा, अमेरिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट करके अमेरिका में घुसने से पहले गिराना भी मुश्किल हो जाएगा, किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर आप जाए तो। स्थिति जिसे हम कहें कि वो बहुत ज्यादा भयावह है। तो अब इसमें रूस का गठबंधन जो है, जो वॉर तो जीतेगा ही, रूस पश्चिमी ताकतों को हराने के बाद कुछ समय के लिए युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया पे भी न्यूक्लियर वेपन्स गिरेंगे। लेकिन रशिया का साइज अगर आप देखें तो इंडिया से 7 गुना है और पॉपुलेशन 15 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन करें तो कितनी उसकी कंट्री की डेंसिटी कितनी कम है। रूस के लिए बाएं हाथ का खेल है एक दिन में इंग्लैंड को खत्म कर देना, 500 वेपन डाल के एक दिन में खत्म कर देना इंग्लैंड जैसी कंट्री को। लेकिन रशिया को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, रशिया का साइज बहुत बड़ा है और रशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए, जैसे आप बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि
ये जो युद्ध भी चल रहा है, तो ये एक्चुअली में ट्रेलर है। तो मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर ये ट्रेलर है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो दिल दहला देने वाले तस्वीर हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में जो वीडियो हम देख रहे हैं, अगर ये ट्रेलर इतना भयंकर है, तो असली मूवी या असली युद्ध कितना भयंकर होगा। देखिए, अभी 70 साल से ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं है अब जो युद्ध होने वाला है, ठीक है। और तमाम ट्रीटी, तमाम जो कन्वेंशन है, वो एक एक करके आप देखोगे वो सब डस्टबिन में जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जो है वो कितना ताकतवर है ये भी आपके सामने आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन नाम की कोई बॉडी की कोई कितनी वैल्यू है इस सिचुएशन में, क्योंकि रशिया जो है वो क्लियरली, जैसे कि पुतिन ने डिक्लेयर किया है कि दुनिया के रहने का मतलब तभी होगा जब उसमें रशिया होगा। अगर रशिया ही नहीं रहेगा तो फिर दुनिया का रहने का क्या मतलब। तो वो उस लेवल की बातें कर रहे हैं, है ना। और हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ जो है वो 30 नेटो के कंट्री हैं और दूसरी तरफ 11 देश है, और ये 11 देश जो है ये नेटो से किसी भी तरीके से कम नहीं है मिलिटरीली या किसी भी एंगल से अगर आप लगाएं तो। जो वो अपनी इकोनॉमी या फाइनेंस पे जो भी कुछ नेटो को लगता है कि उन कंट्रीज को लगता है कि उनके पास एज है, तो जब रशिया जो है वो डिस्ट्रक्शन पे आएगा तो वो सब जो है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। अब हम अगर बात करें कि मालिका के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, तो हाँ, अगले सवाल मेरा यही था कि भारत का अभी स्टैंड क्या रहेगा, मालिका इसमें क्या कहता है। देखिए, भारत न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, ईमानदारी से न्यूट्रल रहने की। और भारत ही नहीं है, दुनिया के कई देश हैं जो कि ईमानदारी से न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी आज की डेट में महाशक्ति और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है। तो भारत पे लोगों को ज्यादा फोकस है दुनिया में। भारत जो है वो दोनों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है, लेकिन जब विश्व युद्ध या ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें कुछ हो नहीं पाता है। और अगर आपको याद हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अल्टीमेटली इंडिया की फोर्सेस गई थी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के लिए, और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी के साथ गए थे और जर्मनी ने उनकी मदद करी थी। तो कई बार जो है वो आप कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि रूस जो है बहुत गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो भारत भी जो है, रूस गलत कह रहा है, भारत ये कहीं कह नहीं रहा है, ठीक है। तो भारत न्यूट्रल रहने की कोशिश, हालांकि ये कहा जाता है कि अन्याय को देखकर चुप रहना अन्याय का साथ देने के बराबर होता है, ये कहा जाता है। भारतीय सभ्यता में बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन आज की डेट में जो यूक्रेन में हो रहा है, तो तब भी भारत जो है वो चुप है, क्योंकि भारत की मजबूरी है कि भारत जो है इस युद्ध में किसी भी एक का अगर साइड लेगा तो भारत की जनता को उसके जो है बड़े ही विध्वंसक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब जहां तक मेरी रीडिंग कहती है कि ये वॉर जो है रशिया और चाइना जो है वो मिलकर जीत जाएंगे। और अभी तक तो जैसा हम वॉर में देख रहे हैं कि रशिया को किसी और कंट्री की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और ये जो है अभी काफी लंबे समय तक ऐसा रह सकता है कि रशिया को किसी और कंट्री की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यूरोप में सारे छोटे छोटे देश हैं और अमेरिका आकर के कितना लड़ पाता है ये जब युद्ध होगा तभी हमें मालूम पड़ेगा। मालिका में लिखा है कि एक बात मैं जानना चाहता, ये आपका खुद का प्रेडिक्शन है या फिर ये मालिका का रिसर्च है। मालिका के रिसर्च पे मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए, मालिका में लिखा हुआ है क्या क्या होगा, और हमें ये देखना पड़ता है जब भी हम कोई प्रोफेसीज, जब भी कोई भले नॉस्ट्रोडेमस हो, बाबा वेंगा हो, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज्योतिष भी देखना पड़ रहा है, अभी जो हो रहा है वो भी देखना पड़ रहा है, और भविष्य मालिका में जो लिखा है वो भी पढ़ना पड़ रहा है। तो उन्हें आपस में हम कोरिलेट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बातें बताई है, ये एक प्रेजेंट जो हमारी जर्नलिस्टिक जो सोच है वो ये है जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, है ना। और मालिका में जो लिखा है सारा मामला उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। रशिया के बारे में आप जानते हैं कितना कुछ लिखा है मालिका में। अगर आज से 10 साल पहले कोई आप वो चीजें पढ़ते तो आपको यकीन नहीं होता कि वाकई मतलब जैसा मालिका में लिखा है एक के बाद एक वैसा होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश, पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश और चाइना जो है वो एंड में इंडिया पे अटैक करेंगे, शुरुआती सालों में नहीं करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया 6 साल 6 महीने युद्ध चलेगा, तो आखिरी के 13 महीने में भारत इन्वॉल्व होगा, और वो शुरुआत में उन्हें सफलता भी मिलेगी और वो भारत के एक बड़े हिस्से पे कब्जा भी कर लेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चाइना में और पाकिस्तान में इन लोगों में ये फीलिंग आएगी कि अब ये कुछ भी कर सकते हैं,
क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स खत्म हो गए हैं और रशिया भी जो है वो नया युद्ध कोई नहीं लड़ना चाहता, तो रशिया भी इंडिया को बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब ये सब मिलकर के उड़ीसा को चारों तरफ से घेर लेंगे, जो दुश्मन घेर लेगा, चाइना, पाकिस्तान और जो कंट्रीज है, उसके बाद जो होगा वो काफी जो है वो इंटरेस्टिंग है।